हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने अकाउंटेंसी की एबीसीडी की थर्ड एंड फाइनल वीडियो। अकाउंटेंसी की एबीसीडी में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि दीज आर द टर्म्स जो अगर आपको नहीं पता होगी तो यू विल नॉट बी एबल टू डू अकाउंटेंसी, आप कर ही नहीं पाओगे। मतलब यार, अगर अपना नाम ही लिख रहा है तो एबीसीडी तो जाननी चाहिए ना। तो अकाउंट्स में जो टर्म्स यूज होती हैं वो टर्म्स ही हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आ ही गया कि स्टॉक। अब आपको यही नहीं पता भी स्टॉक क्या होता है तो कैसे करेंगे, है ना। तो चलो बिना किसी देरी के जो बचे कुछ लास्ट के टर्म्स है, अब ये जो टर्म्स है ना बहुत छोटी छोटी है, मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल है, आपको जल्दी जल्दी आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी दुविधा हो तो कमेंट में लिख देना, हिचकिचाना मत, कम्युनिकेट करते रहो। मैं हर वीडियो में आपको बोल रहा हूँ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन मस्ट रिक्वायर्ड है, समझ रहे हो बच्चों। तो ध्यान रखो। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा 21st टर्म विच इज स्टॉक। स्टॉक क्या है बच्चों? स्टॉक आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा। जब शॉपिंग के लिए जाते हो तो टी शर्ट की शॉप पे टी शर्ट वाला बोल देता है कि सर अभी ना नया स्टॉक आने वाला है, आप 2 दिन में पता कर लो। शूज़ खरीदने जाते हो तो बोलते हैं न्यू स्टॉक आने वाला है, आप पता कर लेना। कई शॉप्स पे देखते हो लिखा है न्यू स्टॉक अराइव्ड, होता है ना। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट का ग्रुप है हमारे पास जिसकी क्वांटिटी हमारे पास पड़ी हुई है। जैसे आप किसी भी फोन के शॉप में जाते हो तो वहां पर आप देखते हो बहुत सारे फोन्स रखे होते हैं, तो दैट इज स्टॉक ऑफ फोन्स। फर्नीचर शॉप में जाते हो बहुत सारी चेयर्स रखी होती है, फर्नीचर रखा होता है, दैट इज स्टॉक ऑफ फर्नीचर। लेकिन अभी स्टॉक ना अलग अलग तरीके के होते हैं, देयर आर टाइप्स ऑफ स्टॉक। अभी मैं बताता हूँ कैसे। पहले स्टॉक समझ लो आप। इट इज अ टेंजिबल एसेट, एक टेंजिबल एसेट है which is held by an enterprise for purchase and sale in ordinary course of business, जिसको मेनली परचेज एंड सेल के पर्पज से रखा जाता है। ये बात आप ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टॉक का जो मेन पर्पस होता है वो परचेज एंड सेल होता है, खरीदने बेचने के लिए, उससे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए होता है, समझ रहे हो। ये जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे लिए स्टॉक है वो किसी और के लिए भी स्टॉक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि तुम्हारे पास एक फर्नीचर की शॉप है, तो तुम्हारे को वो जो कुर्सियां बेचनी है तुम्हारे लिए वो क्या है? अपने आप में वो स्टॉक है, क्योंकि तुम डेली खरीदते बेचते हो। लेकिन वही फर्नीचर अगर मेरे घर पे पड़ा हुआ है जिसकी फर्नीचर की शॉप नहीं है, तो मेरे तो फर्नीचर है ना, वो तो मैंने एक बार खरीद तो 5 साल 10 साल चलता रहेगा वो, समझ रहे हो। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि किसी का स्टॉक दूसरे की एसेट हो। बस स्टॉक का जहां पे टर्म स्टॉक यूज हो गई तो वहां पे उसका मेन पर्पस सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स ही होता है। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट एजेंट्स, जिसको हम बोलते हैं ना प्रॉपर्टी डीलर्स, तो वो डेली के फ्लैट्स बेचते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन में वो डेली फ्लैट्स बेचते हैं, हर महीने फ्लैट्स बेचते हैं। तो उनके लिए जो फ्लैट्स हैं वो क्या है? घर है। क्या है वो? घर नहीं है, मकान है, वो स्टॉक है उनके लिए। उनका डेली का खरीदना बेचना है। लेकिन वही अगर हमने खरीद लिया एक घर तो हमारे लिए तो जिंदगी भर चल जाता है वो। अरे बात समझ, कई बार तो पुश्तें निकल जाती हैं उसी घर में, तो हमारे लिए वो क्या हो गई? एसेट हो गई। तो एसेट उनके लिए भी है, एसेट हमारे लिए भी है, लेकिन उनके लिए एसेट किस सेंस में है? क्योंकि उससे वो पैसा कमाएंगे। हमारे लिए एसेट किस लिए है? क्योंकि हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, हम उसमें लगातार रहेंगे, उसके बेनिफिट हमें आने वाले सालों साल मिलते रहेंगे। तो ठीक है, तो ये हमारा स्टॉक है। स्टॉक जहां टर्म यूज हो गई, समझ ध्यान रखना, खरीदने बेचने के पर्पज से यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये स्टॉक 3 टाइप के होते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ध्यान से सुनना, इसको मैं हमारे घर की किचन से रिलेट कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझना। हमारे घरों में आटा पड़ा हुआ है ना आटा। तो जो आटा है, क्या उस आटे को खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो वो आटा किस फॉर्म में है? रॉ मटेरियल के फॉर्म में। तो जो आटा जिस कंटेनर में रखा हुआ है दैट इज स्टॉक ऑफ आटा, सिंपल। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि मम्मियाँ क्या करती हैं, रात को खाना बनने से कुछ देर पहले ही आटे को गूंद के रख देती हैं, है ना। अब क्या है, ना तो वो आटा ही है, ना तो बिल्कुल रॉ है, और ना ही उसकी रोटियां बनी है कि रोटियां खा सकें। अभी वो आटे की फॉर्म में, डॉ की फॉर्म में। समझ में आ रही बात? तो क्या वो अभी खाने लायक है? क्या वो अभी खाएबल है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्क इन प्रोग्रेस है। ना तो वो रॉ रहा, ना तो फिनिश हुआ, वो इंटरमीडिएट हो गया आके, इसे बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और फिर उसके बाद मम्मी क्या करती है, उसी आटे से रोटियां बना के स्टॉक करके रख देती है। अब जो जो खाना मांगता है उसको खाना मिलता जाता है, तो अब वो फिनिश गुड्स हो गया। तो रोटियों का जो स्टॉक बन के रखा हुआ है वो फिनिश गुड्स का स्टॉक है। समझ में आ रही बात? तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें एक स्टॉक को कंटेन किया जाता है। कैसे? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। 3 तरीके से स्टॉक को रखा जाता है। जो फर्नीचर वगैरह आप देखते हो बन के तैयार है शोरूम में, उसे बोलते हैं स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जहां पर उसकी लकड़ियां आके रखी होंगी, कच्ची लकड़ी आती है ना, पेड़ से लकड़ी आई होंगी, वहां पर रखी हो वो क्या है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और जहां पर उसकी कटिंग वगैरह होकर बिना पॉलिशिंग बिना फिनिशिंग के रखा हुआ है वो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है। तो 3 स्टेप में स्टॉक काम करता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे 3 होते हैं।
उसके अलावा दो चीजें और होती हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, अपने आप को नाम से डिफाइन करा है ओपनिंग, शुरुआत में। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जब भी कोई अकाउंटिंग पीरियड शुरू होता है उस अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में स्टॉक होता है उसे बोलते हैं स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक, सॉरी, ठीक है। बिजनेस के स्टार्टिंग में जो हमारे पास पड़ा होता है उसे बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी साल खत्म होने वाला है तो साल के एंड डेट में हमारे पास कितना पड़ा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। फॉर एग्जांपल आज का दिन शुरू होता है और तुम्हारे जेब में 100 रुपए पड़े तो इसे क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक। पूरा दिन आप आते हो खर्च कर कुरा के और आपके जेब में 10 रुपए बच जाते हैं एट द एंड, तो 10 रुपए क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, दिन के एंड में। समझ में आ रही बात। तो ओपनिंग क्या है, अकाउंटिंग पीरियड के शुरुआत में जो स्टॉक पड़ा है उसे ओपनिंग बोलेंगे और उसी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो पड़ा हुआ उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। ये होता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है हमारा, वाउचर। वाउचर क्या है बच्चों, वाउचर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। वाउचर इज द एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट हैज टेकन प्लेस। बहुत सिंपल साधारण भाषा में कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उस ट्रांजैक्शन का जो सबूत होता है वो कहलाता है वाउचर। आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो आपको बिल मिलता है, बिल मिलता है ना, वो बिल अपने आप में क्या है, वाउचर है। आप कभी भी बैंक में पैसे डिपॉजिट कराने जाओगे ना, तो अब तो खैर सिस्टम्स बदल गए हैं, तो पहले क्या होता था ना, एक पे इन स्लिप हुआ करती थी, एक कागज का एक पर्चा हुआ करता था, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जब पहले बैंक में पैसे डिपॉजिट कराने जाते थे तो एक इतनी बड़ी ना एक स्लिप हुआ करती थी, इसी मतलब डायमेंशन की होती थी लगभग, इसका 1/4, ये जो पार्ट देख रहे हो ना 1/4 में इंफॉर्मेशन होती थी, ये सेम इंफॉर्मेशन इधर होती थी 3/4 में, दो पार्ट्स में बटा होता था, एक पार्ट ये वाला हो गया, ठीक है, और एक पार्ट ये वाला हो गया। इसमें इंफॉर्मेशन होती थी कस्टमर के लिए, इसमें इंफॉर्मेशन होती थी बैंक के लिए। हम क्या करते थे, दोनों पार्ट्स को भाई अपना फिल करते थे, यहां पर सारी इंफॉर्मेशन भरते थे, यहां भरते थे, फिर बैंक वाले क्या करते थे कि वो पैसे डिपॉजिट किए, ठीक है, और यहां पर ये दो लगेंगी स्टैंप, धप धप दो स्टैंप लगेंगी, स्टैंप करके ये उन्होंने दे दिया, ये संभाल के रखो। अब ये हमें संभाल के रखना पड़ता था। क्यों संभाल के रखना पड़ता था बच्चों, कि कल को अगर तुम्हारे पैसे इधर उधर हुए तो तुम बैंक को क्लेम करोगे, है ना, कि भाई हमारा पैसा तो आया नहीं। बैंक वाले बोलेंगे क्या सबूत है कि आपने हमारे पास पैसा जमा कराया था, फट से ये स्लिप उठाएंगे, दिखा देंगे, ये रहा सबूत, तुम्हारे बैंक की स्टैंप पर डेट लिखा हुआ, सिग्नेचर है कैशियर के। समझ में आ रही बात। तो इसको बोलते हैं वाउचर। तो वाउचर इज नथिंग बट द एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट हैज टेकन प्लेस। जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप कई बार आप जाओगे पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते हो, कई बार खिंचवाई होगी आपने, तो जब पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते हो तो आपको एक स्लिप देता है, ऑल्दो ये बिल्कुल लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो एक वाउचर है, वो एक एविडेंस है दैट आपने एडवांस पे कर दिया है या आपको उससे फोटोज लेनी है। बोलते हैं ना कि साइन कर दो सर, स्लिप लेके आना, क्योंकि उनको भी तो डर है कि वो एविडेंस कोई और लेके आ गया, फिर से क्या करेंगे फिर वो। तो एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वाउचर, सिंपल है ना। तो क्या है, देखो वाउचर क्या है बच्चों हमारा, एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वाउचर। ये बहुत टाइप के होते हैं, तो इसको पूरा का पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, जिसमें सारी चीजें बहुत डीपली समझोगे तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। बच्चों ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, सबसे पहले आप समझो ट्रेड का मतलब क्या होता है। ट्रेड का मतलब अगर मैं बात करूं तो ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, राइट, ठीक है, और रिसीवेबल का मतलब है रिसीव प्लस एबल, है ना, रिसीव प्लस एबल। रिसीव मतलब मिलने वाला पैसा और एबल मतलब लायक, है ना, ऐसे समझो आप, मिलने लायक यानी एक ऐसा पैसा जो मिलने वाला था बट नहीं मिला, यानी मिलने लायक। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि वो अमाउंट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव बट वी हैव नॉट रिसीव्ड इट येट। समझ गए, यानी जहां से पैसा आना है उसे बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा डेटर। अब डेटर क्या है, डेटर या तो एक ह्यूमन बीइंग होगा या तो एक कंपनी होगी। डेटर बेसिकली वो पर्सन है टू हुम यू हैव टू रिसीव एन अमाउंट, जिससे आपको पैसा लेना है, उसको हम डेटर बोलते हैं। वो एक व्यक्ति हो सकता है, वो एक कंपनी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही पर्सन्स हैं, एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जिससे हमें पैसा लेना है और वो पर्सन है, वो हमारे लिए क्या है, डेटर है, ठीक है। दूसरा बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल क्या होता है कि इट इज अ बिल अगेंस्ट ऑफ विच यू हैव टू रिसीव एन अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल कि आपको डेटर से एक पैसा लेना था, मान लो आपको 10,000 रुपये लेने थे, लेकिन ये कहता है कि भाई मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, मैं ना तुझे 3 महीने बाद दूंगा। तो तुम भी अग्री कर जाते हो, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस केस में क्या होगा कि एक बिल बनेगा। अब मान लो कि भाई तुम्हें पता है कि ठीक है दे देगा,
उसे भी पता दे देगा, लेकिन सर्कमस्टेंसेस किसने देखे हैं? क्या पता कल को कोई सिचुएशन आ जाए वो कह दे कि क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है तूने मुझे पैसे दिए थे, कोई प्रूफ है, नाट जाए आप क्या कर लोगे? कुछ भी कर सकते हो। लड़ाई झगड़ा भी अगर कोर्ट में जाएगा तो आपके पास कोई लीगल एविडेंस नहीं है, समझ रहे हो? तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो 3 महीने का टाइम उसने लिया ना, आप क्या करोगे, ठीक है भाई 3 महीने का टाइम ले ले, एक बिल बना लेते हैं, ठीक है? उस बिल पर प्रॉपरली मेंशन होगा आपका नाम, उसका नाम, पैसे कितने आपको लेने हैं और कब लेने हैं, एवरी इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन दिस बिल। इस बिल पे सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, समझ रहे हो आप दोनों के बारे में। तो जब इस बिल के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन होगी तो अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा कि वो भाग जाए पैसे लेके आपके, क्योंकि अब डिस्प्यूट होगा तो लीगल तरीके से जाएगा, और लीगल तरीके से जाएगा तो आप जीत जाओगे और उसको पे करना पड़ेगा, है ना? तो इसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। अब इस बिल के अगेंस्ट आपको पैसा मिलना है, लेकिन अगले 3 महीने तक आपके पास राइट नहीं है कि आप इस बंदे से जाके पैसा मांग लो, डेटर से, बिकॉज दैट डेटर हैज बीन कन्वर्टेड टू बिल रिसीवेबल। तो अब आपको इस बिल के अगेंस्ट पैसा मिलेगा, समझ गए? तो आपके पास एसेट कौन है? बिल है, डेटर नहीं है। तो रिसीवेबल 2 टाइप के होते हैं, या तो आपको किसी पर्सन से पैसा लेना होता है, या तो आपको बिल के अगेंस्ट पैसा मिलता है, और ये दोनों ही ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आते हैं, क्योंकि दोनों ट्रेड में होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। तो या तो वो डेटर होगा, ठीक है, या तो वो बिल रिसीवेबल होगा, ये दोनों ही आपके ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है, समझ में आया? सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली ट्रेड पेबल बिल्कुल सेम, वहां पर रिसीवेबल था, यहां पर पे प्लस एबल है, वहां पर पैसा मिलना था, यहां पर पैसा जाना है, सेम सिनेरियो, सेम कंडीशन। यहां पर पैसा लेने की बात होती पिछले वाले में, यहां पर पैसा देने की बात होगी, खत्म, है ना? तो क्या करोगे, अब यहां पर जिसको पैसा देना होगा अगर वो पर्सन है तो वो क्रेडिटर कहलाएगा, या फिर अगर वो कंपनी है तो भी वो क्रेडिटर कहलाएगी। आई बात समझ में? दोनों केस में इनको आपको पैसा देना है। और बिल पेबल अगेन ये वही बिल है जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होगी। सिंपल समझो ना, जो तुम्हारे पॉइंट से बिल रिसीवेबल था वो सामने वाले के पॉइंट से बिल पेबल हो जाएगा, क्योंकि उसको तो पैसे लौटाने हैं ना। तो आप उसके सिनेरियो से देखो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो उसके लिए बिल बन जाएगा, बिल पेबल हो जाएगा। तो जिस बिल के बदले देने होते हैं उसे बिल पेबल बोलते हैं। तो ये अगर क्लियर है तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया होगा, आई एम श्योर। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट में लिख देना, समझ में आई बात? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई तुम्हारा हमारा पूरे इंडिया का फेवरेट, पूरे इंडिया छोड़ो भाई, पूरे वर्ल्ड का फेवरेट। कौन ही ऐसा बंदा होगा जिसको डिस्काउंट नहीं चाहिए, है ना? तो डिस्काउंट तुमसे अच्छा कौन ही जानता होगा, हमसे अच्छा कौन ही जानता होगा। तो इसको अकाउंट्स की जरूरत है क्या? इसको अकाउंटेंसी की जरूरत नहीं। ये वर्ड मुझे ऐसा लगता है कि इसको अकाउंटेंसी की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट हमें ऑलरेडी पता है, चाहे हमने कॉमर्स ली हो चाहे ना ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? समझ में आ रही बात? तो डिस्काउंट क्या होती है कि जब भी आप कोई पेमेंट करते हो उस पेमेंट पे जो आपको छूट मिलती है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट, है ना? कोई वैल्यू है 100 रुपये की, कोई सामान 100 रुपये का है, आप बोलते हो कि 10% का डिस्काउंट दे दो, वो आपको 10% का डिस्काउंट दे देता है ना? डिस्काउंट डी बड़ा मस्त बना हुआ नहीं, तो डिस्काउंट तो कितने का पड़ा, 90 का पड़ा, तो 10 रुपये का उसको डिस्काउंट दे दिया, खत्म। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट? नेक्स्ट आती है बात रिबेट। अब ये रिबेट क्या है भाई? रिबेट ना आप कह लो ये डिस्काउंट वर्ड का ही ना रिश्तेदार है, बट फिर भी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। डिस्काउंट क्या होता है कि जब तुम पेमेंट करते हो तो उस टाइम पे जो आपके पैसे छोड़ दिए जाते हैं उसे डिस्काउंट बोलते हैं। रिबेट क्या होता है कि आपने किसी से पैसे उधार लिए और आपने उसको टाइम से पहले लौटा दिए। समझ रहे हो? आज के ज़माने में कोई टाइम से पहले पैसा लौटा रहा है, भाई साहब देव मानुष है वो। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई अर्ली पेमेंट करते हैं तो सामने वाला जो हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, डिस्काउंट देता है, उसी को रिबेट कहा जाता है। दैट इज ओनली रिबेट, ठीक है? अब देखो, जैसे ना ये एक बिल है, ये बिल है हमारा। अब इस पे ना देखो मेंशन है, तुम्हें पता नहीं इतनी पास से दिख पा रहा होगा नहीं दिख पा रहा होगा, कि इस बिल के ऊपर ना एक ये पार्ट होता है, पोर्शन, यहाँ पे लिखा होता है कि अगर आप ड्यू डेट से पहले पे कर दो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं रिबेट। दिखाओ, एक मिनट दिखाता हूं मैं, शायद तुम्हें समझ में आए कि अगर तुम टाइम से पहले पे करते हो तो 731 रुपए, देखो दिख रहा है, 731 रुपए पे करने, अगर तुम टाइम से पहले पे करते हो तो तुम्हें रिबेट मिलेगी। 790 का बिल है और तुम्हें कितने भरने पड़ेंगे? 731। फर्क समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं रिबेट। आपको देखो ये 790 पे तो करने पड़ेंगे, 790 का आपका बिल है, लेकिन कंपनी कह रही है, BSES कह रही है कि भाई तुम ना एक काम करो, टाइम से पहले पे कर दो। तो टाइम से पहले पे करोगे तो तुम्हें 731 रुपए पे करने पड़ेंगे। कितने का डिस्काउंट मिल गया? 59 रुपीज का। इसको बोलते हैं रिबेट। तो रिबेट बहुत सिंपल सा है, अर्ली पेमेंट। तो जब भी हम अर्ली पेमेंट पर डिस्काउंट देते हैं ना, उसे बोलते हैं रिबेट।
आई बात समझ में? सिंपल था। नेक्स्ट है बच्चों हमारा बैड डेट। बैड मतलब क्या होता है? बुरा। डेट का मतलब क्या होता है? उधार। आप इसको ऐसे समझो, बैड का मतलब होता है बुरा, डेट का मतलब उधार। बैड डेट का मतलब ये हुआ बहुत सिंपल शब्दों में बच्चों कि बुरा उधार। ये वो बुरा उधार नहीं है जो तुमने किसी से लिया है, ये वो उधार है जो तुमने किसी को दिया। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे पैसे तुम उधार देते हो, समझ रहे हो? तुम उधार देते हो और वो पैसा जब डूब जाता है ना तो उसे बोलते हैं बैड डेट, यानी बुरा उधार। तुम्हारे लिए बुरा कौन सा होगा? जो तुमने दिया वो नहीं मिला ना, या जो तुमने लिया वो नहीं दिया, वो बुरा कैसे हो सकता तुम्हारे लिए? तो तुम्हारे मजे ही हो गए। समझा रही बात? तो जब भी हम किसी को पैसा उधार देते हैं लेकिन वो पैसा नहीं मिलता है, उसे हम बैड डेट बोलते हैं। यानी इट इज द अमाउंट विच इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स। डेटर वो पर्सन जिससे हमें पैसा लेना है, जिसको हमने उधार दिया उससे पैसा लेना है, इसको डेटर बोलते हैं। ठीक है, जब वो पैसा नहीं देता तो उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट। द मनी विच इज इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स इज कॉल्ड बैड डेट। सिंपल है ना? अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर, जो हमें डेटर्स से नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है बच्चों? बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स तीन चीजें बताती हैं। ये किसी भी कंपनी की एसेट्स, किसी भी कंपनी की लायबिलिटीज और किसी भी कंपनी की कैपिटल। 1 2 3। अगर तुम किसी भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हो ना तो जाकर उसकी बैलेंस शीट चेक कर लो। बैलेंस शीट इज द फाइनल स्टेटमेंट जो आप किसी भी कंपनी की क्या चीजें होती है, तीन ही तो होती हैं, कितनी एसेट्स उसके पास, कितनी कैपिटल उसके पास, कितनी लायबिलिटी, ये तीन चीजें होती हैं किसी कंपनी को जानने के बारे में मेनली, है ना? तो अगर आपको ये तीनों ही पता है तो ये फाइनल चीजें है ना, और जहां पे रिकॉर्ड की जाती है उसको फाइनल स्टेटमेंट बोलेंगे। तो फाइनल स्टेटमेंट कौन सी हो गई? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट इज द फाइनल बुक, सिंपल है ना? तो ये हमारी अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ बिजनेस फॉर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम में किसी कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी, कितनी कैपिटल है, ये इन तीनों चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है और इसको फाइनल अकाउंट भी कहा जाता है। समझ में आई बात? ध्यान रखना। नेक्स्ट आती है हमारी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? साधारण शब्दों में समझो कि जिस वैल्यू पर, ध्यान से सुनना, एक बार समझना, मैं इसको एग्जाम्पल समझाता हूं तो तुम्हें समझ में आएगा। तुम इस फोन में वीडियो देख रहे हो, है ना? ये फोन तुम्हारा कितने का था? मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं कि आपका ये फोन 25,000 का था। ठीक है, 25,000 का तुम्हारा ये फोन था, क्या आज भी ये 25,000 का है? नहीं। लेकिन अगर मैं आज से 5 साल बाद भी तुमसे पूछूंगा ना कि भाई ये फोन कितने का लिया था, उस याद है वो फोन जिसमें मैंने तुमसे वीडियो में पूछा था कि ये फोन जो है कितने का लिया था, तुमने कितना बताया? 25,000। आज से 5 साल बाद पूछूंगा ना तो तुम कितना बताओगे? 25,000। आज से 25 साल बाद भी पूछूंगा तो तुम बोलोगे कि सर वो फोन मैंने उस टाइम पे 25,000 का लिया था। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर? बुक वैल्यू इज द वैल्यू एट विच वी एक्वायर एन एसेट, गुड और सर्विस। जिस वैल्यू पे हम किसी चीज को खरीदते हैं, एक्वायर करते हैं, उसे बोलते हैं बुक वैल्यू, क्योंकि उस वैल्यू पे वो रिकॉर्ड हो चुके हैं हमारे पास। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये है वैल्यू एट विच द एसेट इज एक्वायर्ड। ठीक है, एक्वायर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, कि किस वैल्यू पर हमने एसेट को एक्वायर किया है, प्राप्त किया है, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। नेक्स्ट आती है हमारी बुक ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट, अभी जो तुमने थोड़ी देर पहले ना बैलेंस शीट पढ़ा, बैलेंस शीट, ठीक है, वही है यहाँ पर। इट रिकॉर्ड्स द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट है, ठीक है, ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट है, यानी ऐसे बुक जहां पर फाइनेंशियल, कौन सी? फाइनेंशियल यानी पैसे से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको तोड़ दो, टुकड़े कर दो इसके, तुम्हें समझ में आएगा। सबसे पहले क्या है? कॉस्ट, ठीक है, फिर क्या मतलब है? ऑफ, फिर क्या है? गुड, और फिर क्या है? सोल्ड, है ना? यानी कि कॉस्ट कितने पैसे लगे, ऑफ किसमें? गुड सोल्ड, जो सामान तुमने बेचा उसको बेचने से पहले उसमें कितने लगाए, तुमने कितने उसमें लगाए, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ब्रेक कर दो, फैक्टर कर दो इसका। कॉस्ट कितने लगे, ऑफ किस चीज में लगे? गुड जो सामान है, सोल्ड बेचा है। तो जो सामान बेचा उसको बेचने के लिए कितनी कॉस्ट लगी उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फॉर एग्जांपल तुम एक जूस पीने जाते हो, शेक पीने जाते हो,
शेक की कॉस्ट है वो तुम्हें जो मिल रहा है वो मिल रहा है 110 रुपए में, तो उस 110 रुपए का शेक तुम्हें बेचने के लिए उस बंदे ने कुछ सामान लगाया भी तो होगा अपना। मैंगो शेक है भाई, उसने आम लगाए ना अपने, उसने चीनी लगाई कि नहीं लगाई, उसने आइस लगाई कि नहीं लगाई, आइसक्रीम डाली कि नहीं डाली। तो जब ये सारी चीजें उसने तुम्हें मिला के दी तो पहले उसने अपना ये कॉस्ट लगाया, तब जाके तुमसे 110 रुपए चार्ज किया। तो जिस सामान को बेचने के लिए उस पर जितना खर्च किया जाता है उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सिंपल है ना। तो देखो द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेड, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उसको बनाने में जितना कॉस्ट आया उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, सब सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, ये टर्म तो तुम्हें पता ही होगी। डेप्रिसिएशन मतलब किसी भी एसेट की, टेंजिबल एसेट की वैल्यू में जो गिरावट आती है, टेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू में जो गिरावट आती है उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे बात की कि तुमने फोन कितने का खरीदा, 25,000 का, लेकिन क्या अब मार्केट में तुम जाके इसको 25,000 का बेच सकते हो, नहीं। इसकी बुक वैल्यू 25,000 है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू कुछ और होगी, अभी इसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी, समझ रहे हो। तो जो उसकी वैल्यू में गिरावट आई उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं डेप्रिसिएशन के, और डेप्रिसिएशन के कुछ रिलेटेड टर्म्स भी होती हैं जो कि आपकी बुक में एक चैप्टर है, जो अब आगे आओगे आने वाले चैप्टर्स में एक चैप्टर का नाम होगा डेप्रिसिएशन, उसको आप डिटेल में जानोगे। अभी बस इतना जानो कि डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ऐसे एसेट की वैल्यू में आने वाली गिरावट को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। और बाकी देखो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ये कोर्स इस तरीके से बना हुआ है ना कि तुम जो भी चीज पहले करोगे, जिस भी चीज पे पहुंचोगे उसकी एक्सप्लेनेशन तुम्हें पहले मिल जाएगी उसके बारे में। मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस एंड गोज टू द एडवांस, खत्म, फाइनल लेवल तक जाता है। समझ में आ रही बात। तो बेसिक सबके कवर किए हुए हैं, तो चीजें ना इजीली अंडरस्टैंडेबल है। मतलब हम तो एक ऐसे बच्चों को भी समझा दें इन वीडियो से, ठीक है, जिसने कॉमर्स ना ले रखी हो, तुम तो फिर भी कॉमर्स वाले हो, समझ रहे हो। तो बस इतना ध्यान रखो, चीजें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से की गई हैं, प्रोवाइड की गई हैं, बस थोड़ा सा अच्छे से आपको उसमें लगे रहना है, कमेंट करके हमें कम्युनिकेट करना है, वीडियोस को देखना है, नोट्स जो तुम्हें फ्री में मिलने वाले हैं, मिल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, उनको अच्छे से देखना है, गो थ्रू करना है, और हमें कम्युनिकेट करते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात। और अच्छा वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी तुम्हें फीडबैक दे सके, या उनको बोलो हम फीडबैक देके। देखो इससे क्या होगा ना, क्वालिटी इंप्रोवाइज होगी, एट द एंड आपको एक अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है इसी से। अभी हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एज यू नो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन एनीथिंग, इन एवरीबॉडी, राइट। तो हम भी इंप्रूव करेंगे, इंप्रोवाइज करेंगे अगर रिक्वायरमेंट होगी तो, फॉर श्योर, ठीक है। तो कम्युनिकेट करते रहो, कमेंट करते रहो, वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा एंट्री। एंट्री बहुत सिंपल सा है, रिकॉर्डिंग, ठीक है। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड एंट्री। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने को ही एंट्री बोलते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट हमारा डेबिट, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट आर नथिंग बट दी अकाउंट की साइड्स। देखो ये आपको कैश अकाउंट दिख रहा है, इस अकाउंट के इधर आपको डीआर दिख रहा है, तो ये डॉक्टर नहीं है, ये डेबिट है, ये क्या है, डेबिट। और सीआर दिख रहा है, ये क्या है, क्रेडिट। तो ये डेबिट और क्रेडिट है बच्चों, है ना। डेबिट कभी कभी तो प्लस की तरह काम करता है और कभी कभी माइनस की तरह काम करता है। क्रेडिट कभी कभी प्लस की तरह काम करता है, कभी कभी माइनस की तरह काम करता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द अकाउंट। आने वाले चैप्टर में तुम्हें वो भी समझ में आएगा कि ये काम कैसे करते हैं, कब डेबिट प्लस होता है, कब क्रेडिट प्लस होता है, कब डेबिट माइनस होता है, कब क्रेडिट माइनस होता है। आने वाले चैप्टर्स में तुम्हें ये बिल्कुल विस्तार से कंप्लीटली बेस से पूरा समझाया जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हें आने वाले चैप्टर में बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, उसकी टेंशन मत। देखो ये जो कोर्स है ना, ये इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, ऐसे इसको बनाया गया है, इसकी फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर इस तरीके से है ना कि तुम बेस से एडवांस पे जाओगे, है ना। तो अगर तुम पहले दिन सोचो ना कि मैं सारे अकाउंट सीख लूं, 5 मिनट हवाबाजी कर लूं, एकदम एग्जाम में टॉप कर रहे हो, देखो ये नहीं होने वाला है ना। एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम। समझ में आ रही बात। तुम बाइक, तुम सबकी फेवरेट होगी बाइक भाई, है ना। तो अगर तुम बाइक ही चलाने की बात कर रहे हो तो क्या तुम फर्स्ट डे पे ही बाइक सीखी या अभी और स्टॉपी और व्हीली शुरू कर दोगे क्या, एकदम हवाबाजी करोगे, इंप्रेस करने लग जाओगे। भाई साहब पाए जाओगे, पता है कहाँ खुलेगी, तो तुम्हें पता है कहाँ पाए जाओगे, बताने की जरूरत नहीं है ना। तो सिमिलरली इस तरीके से आप वहां पर एक बेसिक्स है ना, लेवल्स हैं। पहले आपने धीरे धीरे चलानी सीखी, फिर आपने थोड़ा स्पीड में चलानी सीखी, फिर आपने स्टॉपी सीखी, फिर व्हीली सीखी, ठीक है, फिर बर्नआउट सीखा। बहुत सारी चीजें हैं भाई, लेकिन वो धीरे धीरे आती है ना, इट टेक्स टाइम। समझ में आ रही बात। तो इसी तरीके से अगर आपको अकाउंट्स में प्रो होना है, अकाउंटेंसी में प्रो होना है, तो आपको सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी, स्किप नहीं कर सकते तुम, समझ समझ के करनी पड़ेगी, सिस्टमैटिक तरीके से करनी पड़ेगी।
समझ रहे हो, जल्दबाजी में हवाबाजी में भाग जाओगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो ये अच्छे थंबनेल्स के पीछे मत भागो खाली कि 10 मिनट में चैप्टर करें, 5 मिनट में चैप्टर करें, 15 मिनट में पूरी अकाउंटेंसी करें। अरे भाई हाथ जोड़ लो, थंबनेल्स को हाथ जोड़ के और स्किप हो जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है तुमसे। गुड थिंग्स टेक्स टाइम और लर्निंग तो फॉर श्योर टेक्स टाइम। और लर्निंग में टाइम पता है क्या है? इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आने वाला है ना भाई साहब, यहाँ तुम टाइम स्पेंड करके देखो, जो रिटर्न आएगा ना मजा आ जाएगा तुम्हें, है ना। तो चलो अब आगे नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? देखो, सॉल्वेंट इज द पर्सन हु पेज हिज डेब्ट। वो व्यक्ति जो अपना उधार चुका सके उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। जो व्यक्ति अपने उधार की बेड़ियां तोड़ दे और उधार के जंजाल से बाहर निकल जाए उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। द पर्सन हु इज एबल टू पे हिज डेब्ट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो व्यक्ति अपना उधार चुकाने में सक्षम है इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है। इंसॉल्वेंट, देख रहे हो, कर्जे से बटुआ खाली हो गया, दाढ़ी बढ़ गई, है ना, देवदस वाली हालत हो गई। तो द पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे हिज डेब्ट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। जो व्यक्ति अपने उधार के मुंह से बाहर ना निकल पाया हो उसे कैसे ही मोक्ष मिलेगा, है ना। तो द पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे हिज डेब्ट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट, द पर्सन हु इज एबल टू पे हिज डेब्ट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, सारी की सारी बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स को मात्र 3 वीडियोस में हमने डिवाइड कर दिया है। पूरा टाइम लेना, अच्छे से समझना। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा संकट संताप हो तो कमेंट करके जरूर बताना, सो दैट हम आपकी उस समस्या का समाधान ला सकें, आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है। बाकी बात आती है कि सर आपने समझा तो दिया लेकिन याद कहाँ से करें? बच्चों याद करने के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम लिंक, इंस्टाग्राम पेज दिख रहा होगा हमारा। ठीक है, इस पर जाओ, हमें डीएम करो NOTES दैट इज नोट्स। आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिस लिंक को क्लिक करके आप चले जाओगे गूगल ड्राइव पर। वहां पर इस चैप्टर के नोट्स फ्री में अवेलेबल है, फ्री में, है ना। बेस्ट कंटेंट याद करने के लिए। ठीक है, यहां से समझो, वहां से याद करो, एग्जाम में फोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर, एक नई चीज के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।